नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं H.P. लवक्राफ्ट की एक बहुत ही मशहूर और दिमाग घुमा देने वाली कहानी एट द माउंटेन्स ऑफ मैडनेस पर। जी नमस्कार। हाँ, ये कहानी वाकई खास है। हमारे पास इसका एक अच्छा विश्लेषण और सारांश है, तो आज हम इसी में गहरे उतरेंगे। देखेंगे कि भाई कहानी का मूल विचार क्या है, इसके मतलब क्या है और हॉरर और साइंस फिक्शन पर इसका क्या असर रहा। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है? ये है क्या असल में? हाँ, तो ये कहानी असल में एक रिपोर्ट जैसी है, एक जर्नल। जी। मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी के एक जियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विलियम डायर। उन्होंने इसे लिखा है। वो अंटार्कटिका में हुए एक बहुत ही भयानक वैज्ञानिक मिशन का अपना अनुभव बताते हैं। ओह, अंटार्कटिका, वो बर्फीली एकदम वीरान जगह। हाँ, मतलब सेटिंग ही अपने आप में डरावनी है। बिल्कुल। वो माहौल कहानी का एक अहम हिस्सा है। और बात तब आगे बढ़ती है जब उनकी टीम को बर्फ के नीचे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है? एक तो लाखों साल पुराने अजीब से दिखने वाले जीवाश्म, और फिर? विशाल बहुत पुराने खंडर। बर्फ के नीचे। हाँ। और उनकी बनावट वो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, जिसे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं ना। मतलब गणित के आम नियम वहां लागू नहीं होते। बाप रे, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। और यहीं से, जैसा आपने कहा, मामला और पेचीदा हो जाता है। उन्हें सबूत मिलते हैं एक प्राचीन प्रजाति के। वे एल्डर थिंग्स। हाँ, एल्डर थिंग्स। ऐसा लगता है कि वो लाखों साल पहले पृथ्वी पर आए थे, शायद किसी और दुनिया से। गजब। और फिर? वो शहर में और अंदर जाते हैं। जी। जैसे जैसे वो उस भूमिगत शहर में उतरते हैं, और भी हैरान करने वाली, बल्कि यूं कहिए कि भयानक बातें पता चलती हैं। जैसे कि शायद इन्हीं एल्डर थिंग्स ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी। मतलब हम जो जीवन देखते हैं वो उन्होंने बनाया था। क्या सच में उन्होंने जीवन बनाया? हाँ, और इसमें वो शोगोत्स नाम के जीव भी शामिल थे, बड़े अजीब रूप बदलने वाले। शोगोत्स? ये कौन थे? वो असल में एल्डर थिंग्स के सेवक थे, गुलाम कह सकते हैं। पर धीरे धीरे उनमें चेतना आ गई। चेतना मतलब सोचने समझने की शक्ति। हाँ, और फिर वो अपने बनाने वालों के ही खिलाफ हो गए, एल्डर थिंग्स के खिलाफ। ओहो, ये तो बहुत डरावना है। सही कहा। और जब खोजकर्ता इन सब सच्चाइयों से रूबरू होते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि इंसान, हम लोग, इस ब्रह्मांड में कितने छोटे और अकेले हैं। हम मालिक नहीं हैं। हाँ, ये लवक्राफ्ट का वही मशहूर थीम है, कॉस्मिक हॉरर, कि ब्रह्मांड इतना विशाल और उदासीन है और हम उसमें बस एक तिनके जैसे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और देखें ना, तो ये कहानी ज्ञान की प्रकृति पर भी सवाल उठाती है। ज्ञान की प्रकृति कैसे? मतलब क्या कुछ जानना इतना खतरनाक हो सकता है कि उससे अनजान रहना ही बेहतर है, जिसे निषिद्ध ज्ञान कहते हैं, फॉरबिडन नॉलेज। हाँ, ये बात तो है। जैसे कुछ राज दबे ही रहे तो अच्छा है। और एक और दिलचस्प बात है, कहानी है तो वैज्ञानिक रिपोर्ट जैसी। हाँ, डॉग डायर की रिपोर्ट। पर जो खोजें होती हैं वो इतनी अजीब और डरावनी हैं कि विज्ञान, डर और पुरानी कथाओं के बीच की जो लकीर है वो मिट सी जाती है। सही कहा। विज्ञान और मिथक घुल मिल जाते हैं। और वो जगह, अंटार्कटिका का अकेलापन। हाँ, वो अकेलापन, वो अलगाव, वो किरदारों के दिमाग पर भी असर डालता है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वो पागलपन भी कहानी का एक हिस्सा है। लिखने का तरीका भी तो काफी अलग है। फर्स्ट पर्सन में, जैसे कोई अकादमिक रिपोर्ट हो, बहुत सारे वैज्ञानिक शब्द। जी, भाषा थोड़ी जटिल और औपचारिक है। धीमी गति से माहौल बनता है, पर जब बनता है तो बहुत असरदार होता है। तो इसकी ताकत क्या कहेंगे आप? ताकत तो सबसे पहली वो अंटार्कटिक सेटिंग से पैदा होने वाला भयानक माहौल है। फिर इसकी दार्शनिक गहराई, वो कॉस्मिक हॉरर वाली बात, और दुनिया का विस्तार, एल्डर थिंग्स, शोगोत्स, उनका इतिहास। लवक्राफ्ट ने पूरा एक यूनिवर्स बना दिया है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी बताई जाती हैं, हमारे स्रोत कहते हैं। कुछ बातें हैं, जैसे कहानी की रफ्तार काफी धीमी है, जो शायद सबको पसंद ना आए। भाषा थोड़ी पुरानी लग सकती है आज के हिसाब से, और किरदारों की भावनाओं या उनके व्यक्तिगत जीवन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। फोकस घटनाओं और खोजों पर ज्यादा है। हाँ, ये लवक्राफ्ट के स्टाइल की पहचान भी है शायद। बिल्कुल। इन सब के बावजूद एट द माउंटेन्स ऑफ मैडनेस, लवक्राफ्ट की जो पूरी काल्पनिक दुनिया है
जिसे लवक्राफ्ट मिथोस कहते हैं, जी। उसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका असर तो आज भी दिखता है ना, हॉरर और साइंस फिक्शन पर। बहुत गहरा असर। आप स्टीफन किंग को देख लीजिए या जॉन कारपेंटर को। हाँ, जॉन कारपेंटर की फिल्म द थिंग, वो तो काफी हद तक इसी कहानी से प्रेरित लगती है। बिल्कुल, सीधे तौर पर प्रेरित है। तो कुल मिलाकर इस कहानी का सार क्या है? मतलब ये सिर्फ एक मॉन्स्टर स्टोरी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, ज्ञान के खतरों के बारे में और हमारी अपनी कमजोरी और तुच्छता के बारे में। वो ठंडा भयानक माहौल और वो कॉस्मिक डर, वो आज भी उतना ही परेशान करता है। सही कहा, वो आज भी प्रासंगिक है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? जी। कि क्या आज भी जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है या हम दुनिया के अनजाने कोनों को खंगाल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़े जिन्हें जानने या समझने के लिए शायद हम तैयार ही ना हों? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम हर सच को झेलने के लिए तैयार हैं? ये सवाल लवक्राफ्ट हमेशा छोड़ जाते हैं।